प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में आप सभी को स्वागत है। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस लेकर आया हूं, जिसको हम ऊंचाई और दूरी बोलते हैं। तो इससे पहले मैं त्रिकोणमिति का जो भी चैप्टर था एनसीईआरटी का, वो सारे वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं। एक्सरसाइज 8.1 से एक्सरसाइज 8.4 तक के सारे प्रश्नों का हल मैंने एक एक कर वीडियो अपलोड कर दिया हूं, उसे पहले देख ले। उसके बाद मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न लाया हूं, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 16 प्रश्नों की संख्या है। मैं सभी प्रश्नों को आसान विधि से हल करूंगा। एक्सरसाइज 9.1 को हल करने से पहले मैं जो है हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रो वीडियो लाया हूं, उसके बारे में बेसिक जानकारी इस वीडियो में दूंगा। इसे आप ध्यान से देखेंगे। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, उसके बाद जो है दृष्टि रेखा, इस सब के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसे ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। अब एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 10th के लिए है। पहले मैं कुछ वर्ड मीनिंग लाया हूँ, कहीं कहीं हिंदी बोलता हूँ या कहीं कहीं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो उसका हिंदी भी समझ लेना है। जैसे लाइन ऑफ साइट का अर्थ हुआ दृष्टि रेखा। दूसरा वर्ड है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उन्नयन कोण इसको बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसको अवनमन कोण बोलते हैं। हाइट को हिंदी में ऊंचाई बोलते हैं। डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं। टावर अगर कहीं बोलेंगे तो समझना है मीनार। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लेवल बोलेंगे तो इसका अर्थ होता है क्षैतिज स्तर। वर्टिकली बोलेंगे तो ऊर्ध्वाधर होता है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ से छूट गया तो ये हो गया इसका। आगे है द टॉप ऑफ द टावर, मीनार के शिखर। द टॉप ऑफ द टावर अगर कहीं रहेगा तो समझना है मीनार के शिखर, या मीनार के शिखर को द टॉप ऑफ द टावर बोलते हैं। अगर कहीं खंभा है तो समझना पोल है। ठीक है, आगे है अगर प्रेक्षक कहीं रहेगा या दर्शक रहेगा, उसको अंग्रेजी में हम ऑब्जर्वर बोलेंगे। प्रेक्षक या दर्शक, दर्शक यानी देखने वाला, प्रेक्षक यानी ऑब्जर्व करने वाला, उसको बोल सकते हैं। अगला अगर कोई वस्तु की बात चर्चा करेंगे कि दृष्टि रेखा से कोई वस्तु देखता है, तो उसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए हम मूल बिंदु पर आते हैं। वर्ड मीनिंग तो कभी कभी काम देगा। मूल बिंदु हमारा यहाँ है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक त्रिभुज के माध्यम से कुछ इंट्रो आपको दे रहे हैं। जैसे त्रिभुज ABC है और नीचे DE दे दिए हैं। ये समतल यहाँ जमीन है, इस पर एक दर्शक खड़ा है, और यह दर्शक A बिंदु से C के जो है शीर्ष बिंदु है यहाँ देख रहा है, और यहाँ से यहाँ इस वस्तु को जो देखने में जो दृष्टि जो रेखा बनती है, आँख का जो देखने का जो रेखा बनता है, उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। इसको अंग्रेजी में लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। और यह जो है इसके सामने अगर देखेगा, ये सामने देखेगा B के सामने, तो इसका बिल्कुल जो है यह क्षैतिज स्तर इसको बोलेंगे हम। और क्षैतिज स्तर से और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बन गया, इसी को हम उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण कब बनता है? जब कोई व्यक्ति कोई ऊंचाई वाले वस्तु को ऊपर नज़र जो है उठाकर देखता है, तो उन्नयन कोण बनता है। अगर दृष्टि रेखा की हम बात करते हैं तो इसका डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। यहाँ अगर C इस जगह वस्तु कोई है और यहाँ से ये व्यक्ति देखता है और यहाँ जो ये रेखा मिला दिए, इसी को दृष्टि रेखा बोलेंगे। और ये जो है क्षैतिज स्तर इसको बोलेंगे। ये जो हो गया क्षैतिज स्तर इसको बोलेंगे। इसी लेवल से और दृष्टि रेखा के दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, उसी को हम उन्नयन कोण बोल देंगे, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ये देख रहे हैं कि ऊंचाई है। अगर मीनार रहे, टावर रहे या घर रहे, उसका ऊंचाई जो होता है वर्टिकल होता है, और इसमें जो है 90 डिग्री का कोण बना हुआ रहता है। और यहाँ एंगल जो है बदलता रहता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, लेकिन एक 90 डिग्री फिक्स होता है।
तो यहाँ ये दर्शक द्वारा देखा गया। अब लगता है, उम्मीद है कि बहुत बात इसमें आप समझ गए होंगे। जैसे उन्नयन कोण का परिभाषा है कि देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ जो वस्तु देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। ये क्षैतिज रेखा है और यह जो है दृष्टि रेखा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है उसे उन्नयन कोण कहेंगे। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। इस आकृति के माध्यम से हम देख रहे हैं कि यहाँ दर्शक है और जो है यह ऊपर जो है पतंग है और यह धागा से जुड़ा हुआ है और यह आदमी पतंग को उड़ा रहा है और ये पतंग को देख रहा है। और देखने के बाद जो है यहाँ से यह आदमी जो देखता है पतंग को, यह इस अगर यहाँ से यहाँ हम इस लाइन को मिला देते हैं, इस रेखा को मिला देते हैं तो यह दृष्टि रेखा हो जाएगा। और जो है यह जमीन नीचे है और यहाँ जो इसका जो दृष्टि रेखा इधर जो जाएगा, क्षैतिज स्तर जो होगा, यह क्षैतिज स्तर हो तो यह जो दोनों के बीच में जो एंगल बन गया यह उन्नयन कोण है। इस तरह से कोई वस्तु के ऊंचाई निकालना हो कि पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है या कैसे है, कितना दूरी है, तो उसको दूरी निकालने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर्वत हो, पर्वत की ऊंचाई निकालना हो, या कोई भी चीज़ ऊपर हवाई जहाज़ उड़ रहा है उसका ऊंचाई हो, या समुद्र में कोई जहाज़ चल रहा है उसको हम ज़मीन से उसको ऑब्जर्व करके फार्मूला लगा करके हाइट एंड डिस्टेंस का हम उसको हल कर लेते हैं, दूरी ज्ञात कर लेते हैं, या कितना ऊंचाई पर्वत का है ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए इसका ज़्यादा उपयोग होता है, ध्यान देंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि उन्नयन कोण की जो चर्चा हो गई, अब जो है अवनमन कोण की चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ एक देख रहे हैं बिल्डिंग है, भवन बना हुआ है, ये आदमी जो है ऊपर है, छत पे है। यह छत पर से ये आदमी जो है अगर सीधा देखेगा तो ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज स्तर होगा। अगर ये आदमी नीचा देख रहा है, यहाँ बॉल है, अगर फुटबॉल यहाँ है ज़मीन पे पड़ा हुआ, तो ये आदमी को दृष्टि जो है आँख का जो देखने का जो है शरीर को झुकाना पड़ेगा, अपने नज़र को नीचे की तरफ झुकाना पड़ेगा। तो आप जान जाइए कि अगर ऊपर से कोई नज़र नीचे की तरफ झुकाते हैं तो वो अवनमन कोण बनता है, यानी झुकी हुई नज़र जो है ये दृष्टि रेखा यहाँ वस्तु पर पड़ रहा है और यह जो है क्षैतिज स्तर है इस तरह से, इसमें जो एंगल बना यही अवनमन कोण होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलेंगे, यानी अवनमन कोण यहाँ बन गया। और इसी का उल्टा जो होता है यहाँ बनता है एंगल, अगर ये 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री, यानी जितना बड़ा ये जो है अवनमन कोण उतना ही इसका अपोजिट में हो जाएगा उन्नयन कोण। याद रखेंगे, यहाँ वाला कोण उन्नयन कोण कहलाएगा, यहाँ वाला कोण अवनमन कोण कहलाएगा। तो ध्यान रखना है कि ऊपर से अगर कोई चीज़ को नीचे की तरफ झुक कर देखते हैं, नज़र को दृष्टि को झुकाता हूँ तो वह जो है अवनमन कोण बनता है। अगर नीचे खड़ा होकर अगर हम किसी टावर को देखते हैं या पर्वत को ऊंचाई को देखते हैं तो उसके में जो कोण बनता है वह उन्नयन कोण कहलाता है। ध्यान रखेंगे। आगे मुख्य बिंदु है इससे संबंधित, जैसे अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है। याद रखेंगे कि जितना बड़ा अवनमन कोण होगा उसका जो होता है उन्नयन कोण बराबर होता है। इसमें जो कुछ फैक्ट दिया गया हुआ है इसको ध्यान में रखना है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव क्षैतिज रेखा के साथ होती है, यानी जो भी उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण बनेगा वो क्षैतिज रेखा के अनुसार ही बनता है। अब यहाँ एक फिगर देख रहे हैं, यहाँ टावर है, टावर में बना दिया हूँ। टावर का पाद बिंदु यहाँ बी है और टावर का जो है शीर्ष बिंदु सी है, इसको शिखर बोलिए या शीर्ष बिंदु बोलिए या चोटी बोलिए। और एक बिंदु मैं यहाँ ले लिया हूँ, इसको हम ए दर्शा रहे थे, ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। तो आप जानते हैं कि जो ऊंचाई होता है टावर को उसको हम लंब बोलते हैं, लंब को हम पी से दर्शाते हैं। नीचे यहाँ आधार है, जमीन जो है यह आधार है और टावर के जो है पाद बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु ए लिए हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगा उसको हम बी से दर्शाते हैं, क्योंकि यह आधार होता है, आधार को हम बेस बोलते हैं, इसलिए बी से दर्शा दिए। और ये जो देख रहे हैं टावर के शीर्ष बिंदु से और जो है यहाँ एक बिंदु से जब इसको हम देखते हैं तो जो ये तिरछी दिखता है इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, एच यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ कुछ फैक्ट इससे रिलेटेड है कि जब लंब P और कर्ण H ज्ञात हो तो साइन थीटा लगाएंगे कि साइन थीटा बराबर P/H का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ दे देगा कि जब लंब P और आधार B ज्ञात हो तो tan थीटा बराबर P/B का प्रयोग करें।
उसके बाद दे रहा है कि जब आधार b और कर्ण h ज्ञात हो तो b बटे h क्या होता है, तो यहाँ cos थीटा यानी cos थीटा b बटे h का प्रयोग करें। तो यह निर्देश है साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा का ही प्रयोग करना है। अगर साइन थीटा का प्रयोग करिए तब, अथवा कोसेक थीटा का प्रयोग करिए, दोनों सेम बात है। ये साइन थीटा का वैल्यू जो है याद रहता है, सिंपल है। टेन थीटा या कॉट थीटा दोनों एक ही चीज़ है। कॉट थीटा को b बटे p यूज करेंगे तो टेन थीटा का p बटे b, इससे भी मान उतना ही आएगा। कॉस थीटा के b बटे h करेंगे और सेक थीटा के h बटे b, तो दोनों वही वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए साइन टेन कॉस थीटा के जो है आपको याद रखना है और इसी का प्रयोग करना है। इसमें अगर टावर की ऊंचाई दे देता है p निकालना है और आधार दे देता है कि यहाँ कुछ वैल्यू दे देता है 20 और टावर की ऊंचाई कहता है तो p बटे b रिलेशन यानी टेन थीटा का प्रयोग होगा। अगर कहता है कि टावर की ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर और जो है यहाँ जो तिरछी ऊंचाई जो है हाइपोटेनस ही निकालना है तो p बटे h हुआ, यहाँ साइन थीटा लगेगा। तो देख लेंगे कि कौन सा सिचुएशन कब लागू होगा, क्या मान दिया हुआ है प्रश्न में, उसी के अनुसार हल करेंगे। निम्न मानों को याद रखें। अगर हाइट एंड डिस्टेंस बनाते हैं तो इतना वैल्यू अगर आपको याद रहेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस बनाने में आपको कठिनाई नहीं होगी। जैसे साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, इसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान की आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए आप 90 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान याद रखेंगे, ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इसे आप याद कर लेंगे। अब टेन 45 डिग्री के मान 1, टेन 30 डिग्री के मान 1/√3 और टेन 60 डिग्री के मान √3 होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में इसको हमेशा उपयोग होगा। कॉस 45 डिग्री के मान जो है 1/√2 होता है, कॉस 30 डिग्री के मान जो होता है √3/2 होता है, कॉस 60 डिग्री के मान जो होता है 1/2 होता है। तो ये 9 मान को आपको याद कर लेना है। जैसे याद क्या करना है कि टेन 45 डिग्री के मान 1 होता है और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3 है तो इससे छोटा है, और टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब साइन 45 डिग्री के मान जितना होगा उतना ही बराबर यहाँ कॉस 45 डिग्री के मान होगा। तो अगर साइन 45 का सिचुएशन आएगा या कॉस 45 का, तो दोनों का मान एक ही है, 1/√2 1/√2। कॉस 30 डिग्री के मान हमको अगर पता करना है तो साइन 60 डिग्री के मान अगर √3/2 हमें याद है तो कॉस 30 का दोनों का बराबर होता है। अगर कॉस 60 डिग्री के मान हमें जानकारी लेना है तो साइन 30 का याद रखेंगे तो ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों का वैल्यू यहाँ, इसका वैल्यू ई है और इसका वैल्यू जो है ई है, दोनों एक दूसरे से बराबर है, याद कर लेंगे। और टेन 30 और 60 ये हमेशा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, टेन 45 भी यूज होता है। अब देख लेते हैं कि इसमें √2 का अगर वैल्यू कहीं पुट करना होगा तो √2 बराबर इसका वर्गमूल 1.414 होता है और √3 का जो है वर्गमूल 1.732 होता है अगर बाहर निकालते हैं तो, और 1/√2 का 0.707 होता है लगभग, और 1/√3 1/√3 का जो वैल्यू होता है 0.577 लगभग में होता है। तो इसे याद कर लेंगे। इतना वैल्यू अगर याद है तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कहीं से दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रो वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो इससे संबंधित अब मैं जो है एक्सरसाइज 9.1 बनाऊंगा, उसे एक एक प्रश्न हल करूंगा और वह जो है इस सारे फार्मूला उसमें यूज होगा, इसलिए इसे आप ध्यान से देख ले। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो इसे एक बार और देखें, बार बार देखें, और इसके बाद जो है 9.1 जो है प्रश्नावली मैं हल करूंगा, पहला प्रश्न लेकर आऊँगा इस वीडियो के बाद। और फार्मूला का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया हुआ है, उसे आप देख लें। हर चैप्टर से पहले मैं फार्मूला का वीडियो बनाता हूं, फार्मूला जो है आसान ट्रिक से समझाता हूं, इसलिए सारे फार्मूला को जो है देख लेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।